So we have completed the 2 days of this particular 5-day life changing program. और उन 2 दिनों में हमने मेनली फोकस किया अबाउट कि हाउ आर माइंड वर्क्स, हमारे फियर्स को हमको कैसे टैकल करना है. फर्स्ट डे में हमने मेनली ये सीखा. सेकंड डे में हमने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बहुत डिटेल में बात करी और साथ ही साथ में इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म के साथ साथ गोल्डन सर्कल को भी समझा ढंग से. आज वाले सेशन में, आज वाले दिन जो हम बात करने जा रहे हैं वो मेनली बात करेंगे 2 टॉपिक्स के ऊपर जो बहुत डीप है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है, नहीं तो आपके ऊपर से निकल जाएगा वो चीज. तो मेरा सजेशन रहेगा जब भी इस सेशन को आप अटेंड कर रहे हो, पहली चीज तो डे 1 जरूर देखा हुआ होना चाहिए आपका, अदरवाइज आपको कुछ चीजें लिंक नहीं हो पाएंगी. डे 1 देखा हुआ होना चाहिए. और आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट 2 चीजों के बारे में बात करेंगे. एक इज लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बात करेंगे और दूसरा इज इल्यूजन टू रियलिटी में बोलता हूं उस चीज को. तो लॉ ऑफ कर्मा और इल्यूजन टू रियलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं. पहले सेक्शन में, पहले 1 घंटे में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा के बारे में और उसको डिटेल में समझेंगे कि लॉ ऑफ कर्मा होता क्या है, किधर काम करता है, किस तरह से लगता है और बेसिकली इसका टाइम एस्पेक्ट क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे कि अच्छा आज मैंने कोई कर्म किया है तो उसका मेरे को कब फल मिलेगा कुल मिलाकर के. तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आज लॉ ऑफ कर्मा के बारे में. और साथ ही साथ में उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जब जाएंगे हम इस सेशन के, तो वहां पर हम बात कर रहे होंगे फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी. दोनों ही बहुत डीप सेशंस रहेंगे, दोनों ही बहुत डीप सेक्शंस रहेंगे जहां पर आपको बहुत अटेंशन की जरूरत पड़ेगी. तो कुल मिलाकर के मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप कोई भी काम करते हुए इस पर्टिकुलर ऑडियो को या इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा कुछ ना करें, सारा अटेंशन इसी को दें और कुछ ऐसी शांत जगह पर बैठ करके इस सेशन को अटेंड करें जहां पर आपको किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो बीच में. क्योंकि अगर आपने बीच में बार बार फ्लो टूटा तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएंगी चीजें कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं वहां पे. तो विद दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट लॉ ऑफ कर्मा. अब लॉ ऑफ कर्मा को स्टार्ट करने से पहले और समझने से पहले मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं फॉर योर ओन सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको कितना मालूम है वो देखने के लिए. 3 क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन अपने आप से आप पूछिए. पहला क्वेश्चन, लॉ ऑफ कर्मा का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे ही लॉ ऑफ कर्मा में बोलता हूं तो आपके दिमाग में कोई ना कोई एक लाइन आती होगी कि लॉ ऑफ कर्मा का कोई ना कोई मीनिंग आप समझते होंगे. तो वो आप क्या समझते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट. आई गेस आपके दिमाग में कुछ ऐसा ही आ रहा होगा कि लॉ ऑफ कर्मा मींस सर जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन्स 3rd लॉ होता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि भाई कुल मिलाकर के हमने जैसा दिया वैसा ही हम पाएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे. तो कुल मिलाकर के जैसा करेंगे वैसा भरेंगे टाइप्स का एक कुछ दिमाग में मोटा मोटा आपके आ रहा होगा जैसे ही मैं लॉ ऑफ कर्मा बोलता हूं. तो बिल्कुल सही बात है. लॉ ऑफ कर्मा कहीं ना कहीं मोटा मोटा अगर देखा जाए तो यही है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे, या कहने का मतलब क्या है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे. अब मेरा इसी क्वेश्चन के आगे कंटिन्यूएशन में एक और क्वेश्चन है. अगर आपका आंसर यही है, जो एक लाइन का आंसर निकल के आता है मोटा मोटा कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां पर यह है कि अच्छा अगर ऐसा ही होता है लॉ ऑफ कर्मा की जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो फिर बहुत सारे लोग मेरे से आकर के एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं तो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूं सबके साथ, मैं तो उसके साथ भी अच्छे से बिहेव करता हूं, ये भी करता हूं वो भी करता हूं, तो मेरे साथ लाइफ में बुरा क्यों हो रहा है? जब मैं सबके साथ अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? दैट इज द क्वेश्चन. अब कहीं ना कहीं, या फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वो वैष्णो देवी जाती हुई बस जो थी वो खाई में क्यों गिर गई? भाई वो तो वहां पर दर्शन करने जा रहे थे, वहां पर भगवान का नाम लेते हुए जा रहे थे, तो फिर खाई में क्यों गिर गई? तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है? फिर जो लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो वहां पर उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्लैश आ गया ना अपनी दोनों जो क्वेश्चंस अपन ने मैंने अभी आपको सामने आप पूछे, तो दोनों के आंसर्स में क्लैश आ गया ना. कैसे क्लैश आया सर? समझा नहीं, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहे हो आप? देखो आसान भाषा में अगर समझें तो अगर आपने ये बात बोल दी कि हम सर जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अगर ये बात आप बोल रहे हो तो भाई अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो फल भी तो अच्छा मिलना चाहिए. तो फिर अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लॉजिकल क्वेश्चन है. तो भाई क्यों हो रहा है बताओ, सोच के देखो क्यों हो रहा है. हो सकता है आपके दिमाग में अभी कुछ ऐसा नहीं आ रहा हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज आए कि सर पास्ट में जो कुछ कर्म करे होंगे उसका फल अभी मिल रहा है मुझे. पास्ट लाइफ में जो कुछ कर्म करे होंगे, भले इस लाइफ में तो मैं सब अच्छे से कर रहा हूं या कर रही हूं, मगर वो पास्ट लाइफ के कर्म अभी निकल के आ रहे हैं. इस तरह का कुछ आ सकता है माइंड में, क्योंकि मैं कई बार ये सेशंस ले चुका हूं ऑनलाइन और मैं जब लोगों से बात करता हूं तो इस तरह के आंसर्स निकल के आते हैं मेरे पास.
कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर ये तो दूसरे की वजह से ऐसा हो रहा है, दूसरा गड़बड़ कर रहा है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पास जनरली जो क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है सर हम तो अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो तो पिछले जन्म का कुछ कर्म है, पिछले जन्म के कुछ पाप हैं जो अब फल मिल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो इस तरह का कुछ आंसर निकल के आता है ऐसे केस में। अब इसके अलावा भी अगर आपका कुछ आंसर है तो ठीक है, अपने तक रखिए एक बार उसको, और अगर ज्यादा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इस यूट्यूब के। तो द थिंग इज, ये आंसर निकल के आता है। अब बहुत ध्यान से समझना, दोनों में से एक ही चीज सही है। कैसे भाई? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, नहीं तो भाई या तो ये बात सही है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, या फिर दूसरी बात ये वाली बात सही है कि कुल मिलाकर के मैं अच्छा कर रहा हूं लोगों के साथ तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, किसी ना किसी बात में तो कुछ गड़बड़ है। अब वो क्या गड़बड़ है आगे जाते हुए अपन समझेंगे भी सही उस चीज को। तीसरा और आखिरी सवाल, उसके बाद अपन फिर चालू करेंगे इस चीज को। तीसरा और आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि कुल मिलाकर के लॉ ऑफ कर्मा का टाइम एस्पेक्ट क्या होता है? सर कहने का मतलब क्या है? सर क्या बोलना चाह रहे हो आप? टाइम एस्पेक्ट का मतलब क्या है? टाइम एस्पेक्ट से मैं यह बोलना चाह रहा हूं आपको कि अगर मैंने आज कोई कर्म किया है तो उसका फल मुझे कब मिलेगा। तो आपके पास मैं कुछ ऑप्शंस भी देता हूं मैं आपको, इनमें से कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हो या फिर अपना खुद का आंसर भी कुछ अपना दिमाग में सोच सकते हो कि क्या है। भाई आज जो मैंने कर्म किया उसका फल मुझे आज ही मिल जाएगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, 1 हफ्ते बाद मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा सर, कभी ना कभी इसी जन्म में मिलेगा। और हो भी सकता है सर कि कुछ इस जन्म में मिल जाए, कुछ अगले जन्म में मिले, मतलब कि डिपेंड करता है, मतलब ऐसा है सर, डिपेंड करता है कि कुल मिलाकर के आपके कर्म कैसे थे। अगर आपके बहुत गंदे कर्म होंगे तो इसी जन्म में मिल जाएगा, ज्यादा अच्छे होंगे तो कुल मिलाकर के अगले जन्म में मिलेगा। ऐसा कुछ है कि नहीं नहीं सर ऐसा होता है इसमें तो कि कुल मिलाकर के जब सही समय आएगा उस समय आपको उस कर्म का फल मिलेगा, सही समय आने पे मिलेगा, ऐसा कुछ है। या ऐसा कुछ है कि सर वो एक पूरा वेइंग बैलेंस है हमारे, जिन्होंने पाप और पुण्य का पूरा वो रख रखा है, हिसाब किताब रख रखा है, तो जब ये पड़ला भारी हो जाता है तो उसके बाद अपने को कर्मों का फल मिलना चालू हो जाता है। ऐसा कुछ आपका आंसर है। तो कुल मिलाकर के काफी सारे मैंने ऑप्शंस आपको दे दिए कुल मिलाकर के क्या क्या टाइम एस्पेक्ट्स हो सकता है कि अच्छा अगर आज मैंने कोई कर्म किया है तो उसका फल मुझे कब मिलेगा। कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि सर ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है सर, ये तो कर्मों का फल तो कभी मिलता ही नहीं है, ये तो बस कहने की बातें हैं। चलो चलिए, ये भी एक आंसर हो सकता है। कुछ लोग ऐसा भी आकर के बोलते हैं मेरे से कई बार जब सेशंस वगैरह में ले रहा होता हूं तो। अब 3 यहां पर मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ चुका हूं, तीसरा टाइम एस्पेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। एक चीज ध्यान रखना, मैंने जितने भी ऑप्शंस आपको दिए थे वो सारे गलत हैं, वो सारे गलत हैं। लॉ ऑफ कर्मा का फल कब मिलता है वो अभी आगे जाकर के अपन टाइम एस्पेक्ट के बारे में जब बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा की, तो उस टाइम पे बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझो उस चीज को। अगर इनमें से आपका कोई भी आंसर था तो वो सारे ऑप्शंस गलत थे। इनमें से कभी भी लॉ ऑफ कर्मा का फल नहीं मिलता है, इस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से मैंने ऑप्शंस दिए आपको। तो थिंग इज कब मिलता है उसको टाइम एस्पेक्ट में बात करते हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चंस अभी मोटे मोटे आपसे पूछे। पहला क्वेश्चन ये पूछा सिंपल सा कि अच्छा लॉ ऑफ कर्मा से आप क्या समझते हो, तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आएगा कि अच्छा जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि अच्छा अगर जैसा करेंगे वैसा भरेंगे ट्रू है, अगर वो सच्चाई है एंड दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा, तो फिर अगर मैं लोगों के साथ अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? भाई सोचने वाली बात है ना कि अगर यही लॉ ऑफ कर्मा है तो अगर मैं लोगों के साथ अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? वो वैष्णो देवी जाती हुई बस खाई में क्यों गिर गई? सिंपल सा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है वो टाइम एस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा के बारे में पूछा है कि अगर आज मैंने कोई कर्म किया है तो उसका फल मुझे कब मिलेगा। अब धीरे धीरे जो कंफ्यूजन मैंने थोड़ा क्रिएट किए आपके दिमाग में, अब इनको मैं एक एक करके क्लियर करूंगा, क्योंकि भाई थोड़ा कंफ्यूजन तो होना चाहिए ना कि कहीं यहां लॉ ऑफ कर्मा आपको जो अंडरस्टैंडिंग है ये तो पता होना चाहिए कि आपको कि वो गलत अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ताकि वो सही हो पाएगी। तो अब सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये लॉ ऑफ कर्मा एक्चुअल में है क्या और काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर वापस से वही 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा यहां पे मैं लॉ ऑफ कर्मा के। ये क्या 3 एस्पेक्ट्स हैं? सबसे पहले जो मैं बात करूंगा लॉ ऑफ कर्मा में, वो सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट कि लॉ ऑफ कर्मा लगता कहां पर है। सबसे पहले अपन बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा लगता कहां पर है। दूसरा मैं बात करूंगा लॉ ऑफ कर्मा होता क्या है, और तीसरा मैं बात करूंगा वही टाइम एस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। तो सबसे पहले जो अपन चालू करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कर्मा लगता कहां पर है, कहां लगाना है इस लॉ को, या कहां लगता है ये लॉ, इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं यहां पे सबसे पहले। तो लॉ ऑफ कर्मा कहां लगता है जी?
सोचने वाली बात है, कहां लगता है? तो इसको मैं डिफाइन करता हूं और इसको मैं समझाता हूं बाय अ सिंपल सी लाइफ की इक्वेशन। लाइफ की एक सिंपल सी इक्वेशन होती है जिसको मैं बोलता हूं SRO। ये SRO क्या है सर? सिचुएशंस प्लस योर रिएक्शन और रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू आउटकम। बहुत ही सिंपल सी लाइफ की इक्वेशन है, हर जगह वैलिड है। सिचुएशंस प्लस योर रिएक्शन और रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। तो क्या है एक सिंपल सी लाइफ की इक्वेशन? वापस से बोल रहा हूं, SRO, सिचुएशंस प्लस योर रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑन दैट सिचुएशन इज इक्वल्स टू आउटकम। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल है। अब अगर देखें इसमें तो बारीकी से नोटिस करोगे तो इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो कोरोना वाली सिचुएशन आई थी, ये हम सभी लोगों पर बराबर तरह से लगी थी, और जो 2 साल का लॉकडाउन लगा था वो बराबर तरह से लगा था हम सभी लोगों पर। अब इसी सिचुएशन में कई सारे ऐसे दुकानदार भी थे, ऐसे कई लोग बिजनेसमैन भी थे जिनका धंधा पूरा ठप पड़ गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 2 ऐसे लोगों का जो साड़ियों की दुकान लगाते थे और उनका धंधा ठप पड़ गया। कपड़ों की दुकान थी और धंधा ठप पड़ गया एकदम। अब वहां पे बारीकी से नोटिस करोगे तो मान लो पहले पर्सन का इस सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन सबके ऊपर सेम आई है, दोनों लोगों के ऊपर सिचुएशन सेम आई है। फर्स्ट पर्सन ने इसी सिचुएशन में एक रिएक्शन या रिस्पॉन्स अपना दिया कि अच्छा यार ये क्या हो गया, हाय राम भगवान, मेरे तो ये हो गया, मेरे तो ये हो पा रहा है, अब ये नहीं हो पा रहा, फाइनेंशियली क्राइसिस आ रखी है, घर में पैसा नहीं है, राशन नहीं है, ये नहीं हो पा रहा, धंधा नहीं चल पा रहा, क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, ये नहीं हो पा रहा। वो रो रहा है बैठ करके, वो कंटिन्यूअसली ब्लेम कर रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ये कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो कंटिन्यूअसली ब्लेम कर रहा है लोगों को, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस तरह की बातें बोल रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरह का रिएक्शन या रिस्पॉन्स दे रहा है फर्स्ट पर्सन, इस तरह से दे रहा है। मान लो यहीं पे वो जो दूसरा इंसान है, उसने इसी सिचुएशन पे उसने बोला कि अरे हाँ यार ठीक है, एक्सेप्टेंस देते हैं इस चीज को कि अभी मैं उस चीज को चेंज तो नहीं कर सकता जो चीज चल रही है, बट व्हाट आई कैन डू इज I can find a new way. I have to learn a new way. I have to learn a new skill to deal with this particular situation now. तो उसने क्या किया, एक नया तरीका सीखने की कोशिश करी। वो गया इंटरनेट पे जाकर के उसने ढूंढने की कोशिश करी कि अच्छा मेरा सामान दुकान से तो अब नहीं बिक पा रहा है, मेरे कपड़े साड़ियां जो है वो दुकान से तो नहीं बिक पा रही, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि यार फेसबुक पे लाइव जाते हैं और फेसबुक पे लाइव ले जाते हैं अपनी दुकान को, और वहीं से लाइव दुकान को वहीं से बेचना चालू करते कपड़े। बहुत सारे लोगों ने काम किया भी था, हो सकता है आपने देखा भी हो। फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो लाइव चले जाते थे, लाइव ले जाकर के कपड़ों को बेचते थे, कैश ऑन डिलीवरी और इस तरह से सीओडी, मतलब सीओडी के बेसिस पे, और कहीं ना कहीं शिप कर देते थे कपड़ों को। इनफैक्ट उनका धंधा ज्यादा अच्छा चला है कोरोना। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रिएक्शन और रिस्पॉन्स कुछ अलग रखा, पहले पर्सन ने कुछ अलग रखा। क्या आउटकम दोनों के लिए सेम निकल के आएगा? रात दिन का अंतर रहेगा आउटकम में माय फ्रेंड, ये बात आपको भी पता है। तो सिचुएशन सेम थी दोनों के ऊपर, मगर रिएक्शन या रिस्पॉन्स अलग होने की वजह से आउटकम, रात दिन का अंतर निकल के आया आउटकम में। सेम गोज विद अ सिमिलर एग्जांपल। आपके पास सेम सिचुएशन है, सारे स्टूडेंट्स यहां पे पढ़ने आए हैं फॉर एग्जांपल, या जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सब स्टूडेंट्स के ऊपर सिचुएशन सेम है, प्रेशर सेम है, बट द थिंग इज उनका रिएक्शन और रिस्पॉन्स जैसा रहता है। हाय राम मेरे तो इतना ऊपर सर, इतना प्रेशर है, अभी तो घर में भी ये टेंशन चल रही है, घर में भी फाइनेंशियल ये चल रही है, घर में क्या बोलते हैं, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा सर, अभी तो मेरा ब्रेकअप हुआ है। एक बच्चा इस तरह का रिएक्शन और रिस्पॉन्स दे रहा है उस चीज पर, दूसरा बच्चा इस तरह का रिएक्शन और रिस्पॉन्स दे रहा है कि अरे सर मेरे को तो करियर बिल्ड करना है अपना, बाकी सारी चीजें गई भाड़ में, मेरे को देना है काम अपना और टेस्ट देना है मेरे को अपना, और उसके लिए मेरे को प्रिपरेशन करनी है, मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उसके लिए मेरे को प्रिपरेशन करनी है और मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा अपनी। तो कुल मिलाकर के दूसरा इंसान इस तरह का रिएक्शन रिस्पॉन्स दे रहा है। क्या दोनों का आउटकम सेम आएगा? अरे रात दिन का अंतर रहेगा। सो अंडरस्टैंड दिस कि सिचुएशंस कॉमन हो सकती है सबके लिए, बट आप उस पर क्या रिएक्शन या रिस्पॉन्स दे रहे हो उसके हिसाब से आपका आउटकम निकल के आता है। सर इसमें लॉ ऑफ कर्मा कहां आया बीच में? अब लिंक करने जा रहा हूं लॉ ऑफ कर्मा को। पहले तो आपको मैंने ये सिंपल सी लाइफ की इक्वेशन समझाई है, इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं, फिर लॉ ऑफ कर्मा को लिंक करेंगे। तो बारीकी से अगर नोटिस करोगे तो यहां पे जो सिचुएशंस वाला और रिएक्शन रिस्पॉन्स वाले 2 वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल्स में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कहने का मतलब क्या है सर, क्या बोलना चाह रहे हो? ये जो सिचुएशंस वाला
एक वेरिएबल होता है इस इक्वेशन में, दिस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है सर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यह होता है कि यह हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इस पे हमारा 0% कंट्रोल होता है। हम सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चाइना में किसी ने अगर चमगादड़ खाया, उसकी वजह से मैं 2 साल यहां पे लॉकडाउन में बैठा हुआ था, तो मैं जाकर के उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था वहां पर। तो कुल मिलाकर के सिचुएशंस पे हमारा किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सिचुएशंस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है माय फ्रेंड। बट यहीं अगर रिएक्शन या रिस्पॉन्स की बात करेंगे, तो जैसे सिचुएशंस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पे हमारा 0% कंट्रोल होता है, यहीं रिएक्शन या रिस्पॉन्स वाला जो वेरिएबल होता है, इस पे हमारा 100% कंट्रोल होता है। क्योंकि मैं क्या रिएक्शन या रिस्पॉन्स दे रहा हूं उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, ये 100% मेरे हाथ में है। तो रिएक्शन या रिस्पॉन्स वाला जो पैरामीटर होता है, उस पे हमारा 100% कंट्रोल होता है। इसी तरह से जो आउटकम निकल के आ रहा है, उस पे हमारा कहीं ना कहीं 50% कंट्रोल आ जाता है। तो सिचुएशंस प्लस योर रिएक्शन एंड रिस्पांस इज इक्वल टू आउटकम में अगर बारीकी से नोटिस करोगे, तो सिचुएशंस पे हमारा 0% कंट्रोल, रिएक्शन एंड रिस्पांस पे हमारा 100% कंट्रोल, इसलिए आउटकम पे मोटा मोटा 50% कंट्रोल आ जाता है। इसलिए ये बात बोली भी गई है गीता में कि भाई कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि फल पे तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है 50%। वो 50% तो वहां पे सिचुएशन से आता है। तो सिचुएशंस अगर उस तरह की रही, तो आपके रिएक्शन रिस्पांस 100% देने के बाद भी हो सकता है कि आपको वो डिजायर्ड आउटकम नहीं मिले। पॉसिबल है, क्योंकि 50% तो सिचुएशन से आ रहा है ना, और 50% तुम्हारे यहां से आ रहा है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइफ काम कर रही होती है। एक बात बहुत ध्यान रखना इससे एक चीज लिंक भी हो रही है कि जब भी आप लाइफ में सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो आप दुखी हो जाओगे माय फ्रेंड। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करी, किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो दूसरे इंसान को कंट्रोल करना इस सिचुएशन को कंट्रोल करना। आप अपना रिएक्शन और रिस्पॉन्स कुल मिलाकर के वहां पर कंट्रोल कर सकते हो, आप दूसरे किसी भी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते। द मोमेंट यू रियलाइज दिस रियलिटी, आपके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस और पेन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत बार टेंस्ड, एंग्शियस और कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते हैं दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के चक्कर में, कि वो ना ऐसे बात नहीं करता मेरे से, या वो ना ऐसे नहीं करती बात मेरे से, तो उसको ना ऐसे करना चाहिए, इसको ना ऐसे बिहेव करना चाहिए। इस तरह की बातों में ही लोग उलझे रह जाते हैं। और जब इस तरह की बातों में उलझे रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब भी आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे माय फ्रेंड, वहां पर दुख दर्द कष्ट आना आपकी लाइफ में। सो अंडरस्टैंड दिस कि यू कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशंस। याद रखो इस बात को भी। और आगे बढ़ते हैं, मैं लॉ ऑफ कर्मा को लिंक करने जा रहा हूं इसी चीज में। तो लॉ ऑफ कर्मा का क्या लिंक बनता है यहां पर? जैसे मैथमेटिक्स में आपने बचपन में पढ़े होंगे कि अच्छा कुछ लॉज होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन के वेरिएबल्स पे लगते हैं, बिल्कुल वैसे माय फ्रेंड यहां पर भी ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, ये भी इक्वेशन, ये जो लाइफ की एक सिंपल सी इक्वेशन है SRO, इसके एक ही वेरिएबल पे लगता है, एंड दैट इज योर रिएक्शन और रिस्पॉन्स। कहने का मतलब क्या है? ये लॉ ऑफ कर्मा सिचुएशंस पे नहीं लगता। लॉ ऑफ कर्मा सिचुएशंस पे नहीं लग रहा होता है। अगर सिचुएशन पे लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कुछ सेंस ही नहीं बनाएगा एक्शन। तो लॉ ऑफ कर्मा केवल और केवल किस पे लगता है? आपके रिएक्शन या रिस्पॉन्स पे लगता है। सर कहने का मतलब क्या है? थोड़ा एग्जांपल से बताइए। एग्जांपल समझते, रियल लाइफ एग्जांपल से आप लिंक कर पाओगे इस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो कि यार मैं तो सबके साथ अच्छा कर रहा हूं, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो ये जो आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है या बुरा हो रहा है, तो दैट इज द सिचुएशन माय फ्रेंड। अब इस सिचुएशन पे आप क्या रिएक्शन या रिस्पॉन्स दोगे, उस पे आपका लॉ ऑफ कर्मा लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको किसी ने कुछ अब्यूजिव बोला, कुछ रूडली बोला, कुछ गंदे तरीके से बात करी, अब अगर आपने भी कुछ अब्यूजिव बोल दिया इस सिचुएशन में, आपने भी उसी गंदी तरीके से बात कर दिया, आपने भी अपना मन अशांत कर लिया, तो कुल मिलाकर के आपके लिए भी लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट नेगेटिव ही आना है वहां पे। क्यों? क्योंकि आपने रिएक्शन या रिस्पॉन्स वैसा दे दिया ना, और आपके रिएक्शन या रिस्पॉन्स पे लॉ ऑफ कर्मा लगता है आपका। अगर उसने कुछ गलत या गंदा करा है, तो उसका रिएक्शन या रिस्पॉन्स पे जो उसने दिया है सामने वाले इंसान ने, उस पे उसका लॉ ऑफ कर्मा लगेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा उसके हिसाब से। आपको आपके रिएक्शन या रिस्पॉन्स पे रिजल्ट मिलेगा, सिचुएशंस पे लॉ ऑफ कर्मा नहीं लगता। आपके लिए तो ये सिचुएशन हो गई ना, सामने वाले ने कुछ बोला,
सामने वाले ने कुछ बोला, वो आपके लिए सिचुएशन है, उस पर लॉ ऑफ कर्मा नहीं लगता। वैष्णो देवी जाती हुई बस अगर खाई में गिर रही है तो वो आपके लिए सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, सिचुएशंस पे लॉ ऑफ कर्मा नहीं लगता। तो अगली बार ऐसा कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना, ऐसा कुछ स्टेटमेंट देने से पहले कि अच्छा मैं तो लाइफ में अच्छा कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। अरे भैया, लाइफ में आप भले कितना ही अच्छा कर रहे हो तो उसका लॉ ऑफ कर्मा आपके ऊपर रिजल्ट मिलेगा भी सही, उसका रिजल्ट मिलेगा भी सही। कैसे मिलेगा वो टाइम एस्पेक्ट में भी बात भी करेंगे। बट द थिंग इज, वहां पर ये बात समझें कि अगर आपके साथ लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो दैट इज अ सिचुएशन। अब उस सिचुएशन पे आप कैसे एक्ट कर रहे हो, कोरोना वाली जो चीज थी वो एक सिचुएशन थी, उस पर किसने कैसे एक्ट किया उसके हिसाब से उसके ऊपर उसका लॉ ऑफ कर्मा लगेगा। तो लॉ ऑफ कर्मा किस पे लगता है? हमारे रिएक्शन या रिस्पॉन्स पे लगता है, वो सिचुएशंस पे नहीं लगता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है यहां पे। तो लॉ ऑफ कर्मा सिचुएशंस पे नहीं लग रहा होता। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो याद रखना है। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है एसआरओ से कि सिचुएशंस प्लस योर रिएक्शन और रिस्पॉन्स इक्वल टू आउटकम से एक और चीज ध्यान रखना कि सिचुएशंस को कंट्रोल करने जिस दिन निकल जाओगे उस दिन दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि माय फ्रेंड, यू कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशंस। सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। ये हो गया, हमने ये सीखा पहले तो कि लॉ ऑफ कर्मा लगता कहां पर है। तो कहां लगता है लॉ ऑफ कर्मा? हमारे रिएक्शन या रिस्पॉन्स पे लॉ ऑफ कर्मा लग रहा होता है। दूसरा, अब हम यहां पर यह सीखने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ कर्मा होता क्या है। इसको मैं 4 एग्जांपल्स के थ्रू समझाने जा रहा हूं आपको कि लॉ ऑफ कर्मा होता क्या है। अब इसको समझने के लिए 4 एग्जांपल्स अपन लेंगे। उसमें सबसे पहला एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक केस लेते हैं, केस स्टडी लेते हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। एनालॉजिकली आप लिंक कर पाओगे अपने लाइफ के साथ भी इसको। मान लो एक डॉक्टर है एंड द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग ऑन ऑपरेशन टेबल एंड वहां पर जो पेशेंट है उसको स्टमक अल्सर्स हैं एंड द डॉक्टर ने जैसे ही वो ऑपरेट कर रहा था उस पेशेंट के ऊपर, तो जैसे ही उसने सर्जिकल नाइफ से एक इंसर्शन मारा स्टमक में, तो ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशन उस पर्टिकुलर पेशेंट की डेथ हो गई वहां पर। और दूसरा केस यहां पर एक चोर है, और एक चोर क्या कर रहा है, सामने वाले पर्सन से कुछ वैल्यूएबल्स उसके चुराने की कोशिश कर रहा है, और उस पर्टिकुलर एक्ट में उस चोर ने सामने वाले पर्सन के पेट में चाकू घोंप दिया और कुल मिलाकर के सामने वाले पर्सन की डेथ हो गई। तो 2 अलग अलग सिचुएशंस हुई यहां पर, मगर दोनों में एक्ट सेम हुआ है, एक्शन सेम हुआ है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के स्टमक में कहीं ना कहीं एक नाइफ मारा और उसकी वजह से सामने वाले पर्सन की डेथ हो गई। दोनों में एक्शन सेम हुआ है माय फ्रेंड। बट यहां पर डॉक्टर का जो लॉ ऑफ कर्मा निकल के आएगा, उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा, और यहीं जो चोर है उसके जो लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट निकल के आएगा, और जो थीफ है उसका जो लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट निकल के आएगा वो एक नेगेटिव रिजल्ट निकल के आएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स क्या है इसको मैं अभी टाइम एस्पेक्ट के बाद आपको समझाऊंगा, तो थोड़ा सा पेशेंटली इसको सुने, एक बार ढंग से सुने और समझें इस चीज को। तो कुल मिलाकर के वो डॉक्टर के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा, वहीं उस पर्टिकुलर चोर के लिए एक नेगेटिव रिजल्ट निकल के आएगा ऐसे केस में। या ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा, कई लोग बहुत डोनेशंस वगैरह करते हैं, डोनेशंस वगैरह करने में विश्वास भी रखते हैं, डोनेशंस वगैरह करते हैं, बहुत अच्छी बात भी है। अब वो डोनेशंस करने के पीछे आपका थॉट या माइंड में जो एक पर्टिकुलर इंटेंशन चल रहा है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का डोनेशन करने के पीछे रीजन ये है कि अच्छा फलाना पंडित ने मेरे को बोला है कि अच्छा यहां जाकर के ये काम करना है, गाय को चारा डालना है, या फिर इतने हर सोमवार जाकर के ये काम करना है, कुत्ते को खाना खिलाना है, या ऐसा कुछ करना है, या इधर जाकर के यहां पे दान देना है, दान पुण्य का काम करना है, क्योंकि इस पंडित ने मेरे को बोला है, और अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो मेरे घर में सुख शांति समृद्धि ये नहीं आएगा, अशांति आएगी, इसलिए मेरे को ये काम करना है। तो किसी पंडित के बोलने पर वहां पर, क्योंकि आपको उस बात का डर है कि कहीं मेरे घर में भी वो अशांति ना आ जाए, कहीं मेरे लाइफ में भी वो पीस ऑफ माइंड ना चले जाए, इसलिए आप वो डोनेशंस कर रहे हो सकता है ऐसा कोई रीजन हो आपके डोनेशंस करने के पीछे। दूसरा ये हो गया पहला पर्सन, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले पर्सन की कैटेगरी में एक और चीज भी डाल सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एकदम से ध्यान आई मेरे को कि एक और चीज भी डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, कई सारे नेता लोग आपने देखे होंगे, कई सारे नेता लोग, या कई सारे लोग, नेता छोड़ो, कई सारे लोग आज के टाइम पे डोनेशंस इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज दे वांट टू बिल्ड देयर सोशल इमेज। एक अपनी अच्छी सोशल इमेज को बिल्ड करने के लिए वहां पे वो डोनेशंस वगैरह कर रहे होते हैं माय फ्रेंड। तो ये अगर आपका मोटिव है डोनेशंस करने के पीछे का कि अच्छा यार मेरे को एक अपनी अच्छी सोशल इमेज बिल्ड करनी है, तो अगेन
ये भी पहली कैटेगरी में ही आएगा। दूसरी कैटेगरी ऑफ पर्सन क्या हो सकता है, या फिर दूसरा पर्सन क्या हो सकता है वो डोनेशंस क्यों कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे माइंड में एक थॉट आया कि यार मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सेस में है, एंड आई वॉन्ट टू शेयर दीज रिसोर्सेज टू अ पर्सन जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है, ताकि उनकी लाइफ में भी ग्रोथ और डेवलपमेंट आ पाए। तो मेरे दिमाग में केवल एक ये थॉट आया कि अच्छा मेरी लाइफ में, क्योंकि यार एक्सेस में रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, एंड यार आई वॉन्ट टू शेयर दीज रिसोर्सेज विद अ पर्सन जिसकी लाइफ में वो रिसोर्सेज मैं जब शेयर करूं तो उसकी लाइफ में भी ग्रोथ या डेवलपमेंट आ पाए यार, इसलिए मेरे को किसी के साथ शेयर करने अपने रिसोर्सेज, और इस थॉट की वजह से मैंने डोनेशंस करे। तो यहां पे माय फ्रेंड समझे इस चीज को, ये जो दूसरा थॉट आया यहां पर मेरे को, ये दूसरे पर्सन के दिमाग में जो दूसरे पर्सन की मेंटालिटी है और माइंडसेट है, उसके थ्रू जब वो डोनेशंस करेगा, और जो पहले माइंडसेट है उसके थ्रू जब वो डोनेशंस करेंगे पहले वाले पर्सन के, यहां पे लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट अलग अलग निकल के आएगा दोनों के लिए। भले ही आपने एक पॉजिटिव एक्शन किया है, डोनेशंस करना एक पुण्य का काम माना जाता है, एक पॉजिटिव एक्शन माना जा सकता है। भले ही आपने एक पॉजिटिव एक्शन किया है, मगर फिर भी अगर आपने वो किसी पंडित के कहने पे डर के मारे किया है कि अरे यार मेरे घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आएगी अगर मैं डोनेशन नहीं करूंगा, अगर उस माइंडसेट के साथ किया है या फिर अपनी सोशल इमेज बिल्ड करने के लिए किया है, तो उन डोनेशंस का एक नेगेटिव आपके पास रिजल्ट आएगा लॉ ऑफ कर्मा का। और अगर दूसरे वाले केस की बात करेंगे कि आपने डोनेशंस इसलिए किए हैं बिकॉज यू फील कि आपके पास एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज हैं, इसलिए आप उनको शेयर करना चाहते हो डोनेट करके, तो वहां पर उस केस में आपका लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगेन ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, थोड़ा सा पेशेंटली सुनिए एक बार। अभी मैं बस जब टाइम एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा तो उसको क्लियर भी करूंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। यहां पे तीसरा एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन सा है और कहीं ना कहीं हो सकता है आपने किया भी हो, मैंने किया है क्योंकि अपनी लाइफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ टीचर, क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स मिसबिहेव कर रहे होते हैं क्लास में, या मिसचीफ फैला रहे होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मस्ती शैतानी कर रहे होते हैं पढ़ाते टाइम, तो वहां पर बहुत तेजी से उनको रूडली डांटना पड़ता है। कई बार समझ में नहीं आती उनकी, और रूड होते हुए वहां पर उसको तेजी से बोलकर डांटना पड़ता है बच्चे को। सेम गोज विद फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा कोई छोटा भाई है, एंड छोटा भाई जो है वो इतना छोटा है, वो अभी इतना समझदार नहीं है। वो क्या कर रहा है, स्टोव जो होता है, गैस स्टोव जो होता है, उस पर अपना हाथ डालने जा रहा है, गर्म गैस स्टोव पे। तो मैंने क्या किया, उसको पीछे खींचा, और पीछे खींच करके उसको मैंने क्या कर दिया, एक थप्पड़ मार दिया खींच करके कि यार ये क्या करने जा रहा है तू, समझाने के लिए उसको कि नहीं ये करना गलत है, इसमें तेरे को चोट लग सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो कुल मिलाकर के यहां पर दोनों ही केस में अगर देखोगे तो एक नेगेटिव एक्शन हुआ है। नेगेटिव एक्शन क्या हुआ है, मैंने हार्शली रूडली बच्चों से बात करी, या फिर मैंने अपने भाई को थप्पड़ मार दिया फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए उस चीज को कि यार ये तेरे लिए गलत है, कहीं ना कहीं तेरा हाथ जल सकता है उसमें। अगर ऐसा कुछ नेगेटिव एक्शन हुआ है, मगर उसके पीछे का थॉट मेरा कहीं ना कहीं यह है कि उसको समझाना है या बच्चों को समझाना है, मैं खुद इरिटेटेड नहीं हूं वहां पे, तो कुल मिलाकर के वहां पर लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट मेरे लिए पॉजिटिव निकल के आएगा, भले ही एक्शन नेगेटिव है। बारीकी से नोटिस करना, मैंने पहला एग्जांपल जो दिया था उसमें किसी ने किसी दूसरे पर्सन के अंदर चाकू मारा पेट में और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, एक्शन नेगेटिव हुआ था, एक्शन नेगेटिव हुआ था, बट लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता था डॉक्टर के केस में, नेगेटिव भी आ सकता था चोर के केस में। दूसरे एग्जाम्पल में एक्शन पॉजिटिव ही पॉजिटिव, डोनेशन का काम कर रहे हो, मगर फिर भी लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता था। तीसरे एग्जांपल में एक्शन एक नेगेटिव एक्शन है, देखा जाए तो एक्शन ऊपर ऊपर से देखा जाए तो एक नेगेटिव एक्शन है, किसी को थप्पड़ मारा है या फिर किसी को हार्शली रूडली बात करी है, मगर लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट वहां पर भी पॉजिटिव आ रहा है। चौथा और आखिरी एग्जांपल, ये सब ने किया होगा एक टाइम पे अपनी लाइफ में, मैंने भी ये काम बहुत किया है, और जब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे को लॉ ऑफ कर्मा की आई थी और ये सारी चीजें जब समझ में आई थी और स्पिरिचुअलिटी की बात पे चलना चालू किया था, उसके बाद से ये काम करना छोड़ दिया था। तो कुल मिलाकर के क्या काम ये सब ने किया होगा, पक्का से किया होगा। नहीं तो अगर नहीं भी, ऐसा पॉसिबल नहीं, वैसे तो नहीं किया होगा, बट अगर नहीं भी किया होगा तो पक्का से देखा होगा अपने आसपास लोगों को ऐसा कुछ करते हुए। हम जनरली क्या करते हैं कि हमारे आसपास के लोगों से हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी मेंटेन्ड रहें, हमारे रिलेशंस अच्छे मेंटेन्ड रहें। अपने पेरेंट्स को देखा होगा आपने काम करते हुए, रिलेशंस अच्छे मेंटेन्ड रहें, रिलेटिव्स जो हैं उनसे अच्छे रिलेशंस मेंटेन्ड रहें, तो
जब उनसे फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं उनसे, अरे अरे आपकी वजह से ही तो है जो है, अरे 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 आपके आप जो है आप ही, अरे आप ही, अरे अरे क्या बात है वगैरह, सब अच्छे मुंह पे बहुत अच्छा बोलेंगे। मगर जब उनके पीछे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अरे यार बहुत इरिटेटिंग इंसान है यार, अरे दिमाग खराब करके रख देता है, अरे पक्का से करा होगा आपने सब। होता भी ऐसा कि कुछ लोगों को मुंह पे तो अच्छे से बात कर रहे हो, बट द थिंग इज पीछे माइंड में आपके क्या चल रहा है, अरे यार बहुत इरिटेटिंग, बहुत ही इरिटेटिंग है। तो थिंग इज ऐसा कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी हो सकता है किया हो, या फिर पक्का से देखा तो होगा लोगों को करते हुए। अब यहां पे माय फ्रेंड, आपने एक्शन तो पॉजिटिव ही लिया है, एक्शन तो आपने अच्छा अच्छा बोला है, बहुत मीठा मीठा बोला है लोगों से, मुंह पे बात करते हुए तो बहुत मीठा मीठा बोला है, मगर उसके पीछे का थॉट क्या है, अरे यार क्या दिमाग खराब करके रख रखा है इस आदमी ने, इरिटेटिंग, बहुत इरिटेटिंग इंसान। उसके पीछे का थॉट वो है। एंड जब उसके पीछे का थॉट वो होता है, देन वहां पे लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट आपके लिए नेगेटिव ही निकल के आएगा। अगेन ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है भी अपन टाइम एस्पेक्ट में समझेंगे, बट द थिंग इज नेगेटिव ही निकल के आएगा, इसमें भी नेगेटिव ही निकल के आएगा। तो कुल मिलाकर के भले ही एक्शन पॉजिटिव था, मगर लॉ ऑफ कर्मा का नेगेटिव रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो इससे क्या लर्निंग मिल रही है इन चारों एग्जाम्पल से, मेरे को बहुत ध्यान से समझो। क्या लर्निंग मिल रही है कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, उसके बारे में क्या आइडिया लग रहा है, क्या मिल रही है लर्निंग, क्या मिल रही है लर्निंग? ये मिल रही है इन चारों एग्जाम्पल्स के थ्रू। कंक्लूजन ये चारों एग्जाम्पल से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ कर्मा होता है वो एक्शंस के ऊपर नहीं लगता, वो एक्शंस के ऊपर नहीं लग रहा होता है माय फ्रेंड। वो किसके ऊपर लगता है? वो एक्शंस के ऊपर नहीं, हमारे उस एक्शन के पीछे का थॉट क्या था, उस एक्शन के पीछे का इंटेंशन क्या था, उसके ऊपर हमारा लॉ ऑफ कर्मा लगता है। तो किस पे लगता है लॉ ऑफ कर्मा? कि उस पर्टिकुलर एक्शन के पीछे क्या हमारा थॉट प्रोसेस था, क्या हमारा इंटेंशन था, उसके पीछे लॉ ऑफ कर्मा आपका लगता है। लॉ ऑफ कर्मा एक्शंस पे नहीं लगता, आपके पीछे का, उसके पीछे का थॉट क्या था, इंटेंशन क्या था, उस पे लगता है। तो पहले वाले एस्पेक्ट में अपन ने, पहले वाले पिलर से ये चीज सीखी कि लॉ ऑफ कर्मा लगता कहां है एग्जैक्टली। तो हमने बोला अपने रिएक्शन या रिस्पॉन्स पे लगता है, और अपने रिएक्शन या रिस्पॉन्स पे भी जो हम एक्शन कर रहे हैं फिजिकली बाहर, उस पे लग रहा है क्या? नहीं। किस पे लगता है? जो हमारे उसके पीछे का थॉट चल रहा होता है, उस पे हमारा लॉ ऑफ कर्मा लगता है। एक्शंस डजंट मैटर माय फ्रेंड, उतना ज्यादा एक्शंस मैटर नहीं करते हैं। आपके उसके पीछे का इंटेंशन क्या था, थॉट क्या था, वो ज्यादा मैटर करता है। उस पे लगता है लॉ ऑफ कर्मा, उसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिल रहा होता है। क्योंकि तो सर क्या एक्शंस मैटर नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं एक्शंस मैटर नहीं करते, एक्शंस मैटर करते हैं। किस तरह से मैटर करते हैं, टाइम एस्पेक्ट की बात समझते हैं अभी, उस चीज को मैं लेकर आ रहा हूं अभी। तो कुल मिलाकर के लॉ ऑफ कर्मा इस तरह से यहां पर लग रहा होता है। किस पे लगता है? हमारे थॉट्स पे या इंटेंशन पे लगता है। आगे बात करते हैं, तीसरे पिलर पे चल रहे हैं इसके, एंड दैट इज द टाइम एस्पेक्ट। तीसरे एस्पेक्ट पे, तीसरे पिलर पे चल रहे हैं, दैट इज द टाइम एस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। अब ये टाइम एस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा क्या है सर? अगर मैं टाइम एस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा की यहां पे बात करूं, तो टाइम एस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा से हमें एक बेसिक आइडिया मिलता है कि अगर आज मैंने यहां पर कोई भी कर्म किया है तो उसका मुझे फल या उसका जो रिजल्ट है वो कितने टाइम बाद मिलेगा। ये है सिंपल सा टाइम एस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। तो कब मिलता है रिजल्ट? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने जितने भी आपको इनिशियल इस वीडियो के स्टार्टिंग में ऑप्शंस दिए थे, सेशन के स्टार्टिंग में जितने भी ऑप्शंस दिए थे, सब गलत थे। तो कब मिल रहा होता है फल? एक स्टेटमेंट दे रहा हूं पहले, फिर उसको आपने किस तरह से एक्सपीरियंस कर रखा है, आपकी अवेयरनेस में लेकर के आऊंगा उसी चीज को। आपने सबने एक्सपीरियंस कर रखी है वो चीज, बस आपकी अवेयरनेस में नहीं है इस टाइम पे, बस आपकी अवेयरनेस में लेकर के आऊंगा उस चीज को मैं। स्टेटमेंट सिंपल सा ये है कि लॉ ऑफ कर्मा का जो रिजल्ट होता है वो इंस्टेंटली आता है। देयर इज नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ऑफ अ डिफरेंस माय फ्रेंड। लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट इंस्टेंटली आता है। द मोमेंट यू हैव अ थॉट, एक्शन करने की भी जरूरत नहीं है। The moment you have that thought, अभी बताया किस पे लगता है, थॉट्स पे लगता है। The moment you have that thought, लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट इंस्टेंटली आता है। There is not even a fraction of a second of a difference. न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर आपने पढ़ा है तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन में ऐसा लिखा हुआ भी होता था। अगर 9th-10th क्लास की आपको थोड़ी सी भी अगर साइंस की थोड़ी भी याद है अगर, तो उसमें लिखा हुआ भी होता था ये बात कि ये जो एक्शन होता है और जो रिएक्शन होता है, इन दोनों के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता, ये तुरंत आता है। एक्शन आपने किया, दीवार पे फोर्स लगाया तो एक्शन किया, रिएक्शन तुरंत मिलेगा। देयर इज नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ऑफ अ डिफरेंस।
रियल लाइफ में भी अगर देखेंगे, ये तो ठीक है सब्जेक्ट नॉलेज वगैरह के हिसाब से हो गया, रियल लाइफ में भी अगर देखेंगे तो लॉ ऑफ कर्मा जो इस तरह से काम करता है, देयर इज नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ऑफ अ डिफरेंस। कैसे एक्सपीरियंस कर रखा है आपने, उस पर आते हैं, आपकी अवेयरनेस में लेकर के आता हूं उस चीज को। अभी अभी मैंने एक डोनेशन वाला एग्जाम्पल दिया था, याद करने की कोशिश करो। उस डोनेशन वाले एग्जाम्पल में मान लो आपको किसी पंडित ने बोला है कि अच्छा फलाना फलाना जाकर के जगह जाकर के डोनेशन कर, ये कर वो कर, ये चढ़ावा कर, गाय को ये खिला, चारा खिला, वो कर वो कर, और ये नहीं करेगा तो सुख, ये अगर करेगा तो सुख शांति समृद्धि आएगी घर में। तो ऑब्वियस चीज है, ये करेगा तो आएगी, और ये तो नहीं बोलेगा वो कि नहीं करेगा तो नहीं आएगी, बट ये तो अंडरस्टूड होता है कि नहीं करूंगा तो नहीं आएगी। तो द थिंग इज, वहां पर जब आप वो डोनेशंस करने जा रहे हो या वो कुछ दान पुण्य का काम करने जा रहे हो, तो आपके माइंड में जैसे ये थॉट आया कि नहीं यार मेरे को डोनेशन करने हैं, क्यों? क्योंकि वो फलाने फलाने पंडित ने बोला है इसलिए करने हैं, और मेरा मन भी है, क्योंकि मेरे को भी अपने लाइफ में वो सुख शांति चाहिए, और इससे सुख शांति मिलती है दान पुण्य के काम से, ऐसा सुना है मैंने। माय फ्रेंड, जब आपके दिमाग में थॉट आएगा तो उसके साथ में पैरेलल में देखो एक और थॉट आएगा, पैरेलल में एक डर भी आएगा, एक फियर भी आएगा। और ये जो फियर आ रहा है कि अगर मैंने नहीं किए डोनेशन तो, अगर मैंने हर मंगलवार को गाय को चारा नहीं डाला तो, अरे यार ये तो मंगलवार मिस हो गया, और अब लाइफ में दुख दर्द आएगा। तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है वहां पर, इस थॉट के साथ, डोनेशन करने के थॉट के साथ पैरेलल में एक और थॉट आ रहा है। क्या आ रहा है? डर आ रहा है, इनसिक्योरिटी आ रही है, फियर आ रहा है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं साथ ही साथ में। मान लो आपको कोई सोशल इमेज बिल्ड करनी थी, आपने इसलिए वो काम कर रहे हो डोनेशंस वाला, सोशल इमेज को बिल्ड करने के लिए डोनेशंस वाला काम कर रहे हो, तो वहां पर भी सिमिलर सा चीज होने वाली है। क्या होने वाला है? अगर आप डोनेशंस इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको एक सोशल इमेज बिल्ड करनी है, तो दो चीजें होंगी भाई, या तो उस नेता के अंदर डर रहेगा कि अरे यार किसी को पता चल गया कि अगर मैं सोशल इमेज बिल्ड करने के लिए कर रहा हूं, दान पुण्य मेरे को इसलिए करना है, ये डर भी रहेगा उसके अंदर। और मान लो कि उसकी सोशल इमेज एक अच्छी बिल्ड हो गई, तो बाद में उसको यह भी डर रहेगा कि कहीं खराब ना हो जाए मेरी सोशल इमेज, अगर मैं और दान पुण्य ना करूं तो, और यार कितना पैसा डालूं, बहुत ज्यादा ये लग रहा है, इस तरह की बातें भी आ जाएंगी, अलग अलग तरह की इनसिक्योरिटीज आ जाएंगी, या फिर ईगो आ जाएगा, अरे मैं हूं जो हूं, मेरा पैसा है, मैंने पैसा लगाया है, ईगो आ जाएगी। देखा नहीं है, लोगों के नाम लगे हुए रहते हैं हर जगह, मंदिरों में जाओगे नाम लिखे हुए रहते हैं, आजकल तो हरिद्वार जाओगे तो वहां पर बोलियां लगती हैं इस तरह से कि गंगा आरती करने जाओगे वहां पे, तो आपके वहां पे वो लगेगी कि और इन्होंने इतना डोनेशन किया, इतना पैसा दान में दिया, इतना पैसा चढ़ाया, इनके लिए तालियां। अरे मतलब लेवल ऑफ कमर्शलाइजेशन देख रहे हो। तो द थिंग इज, यहां पर ये चीज समझे कि किस उस पे जा रहे हैं हम। एक कहावत थी, पहले बोली जाती थी, और काफी अच्छी कहावत है, कि अगर आप राइट हैंड से डोनेशंस कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड को भी आपके पता नहीं होना चाहिए कि आपने कितना डोनेशन किया है। ये तो बहुत दूर की बात हो गई, हम तो क्या कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही है भाई कि इतना इतना इसने डोनेशन किया है, क्या क्या कहां जा रहे हैं। तो ये हो गया, आपको रिजल्ट मिल रहा है, वहीं पे ईगो आ रही है आपके अंदर, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, और ये जो नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं माय फ्रेंड, ये आपके पीस ऑफ माइंड को खत्म कर देंगे, ये आपके मन की शांति को भंग कर देंगे। और ये जो आपके मन की शांति भंग हो जा रही है, पीस ऑफ माइंड खत्म हो जा रहा है, दैट इज द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। ये लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट ही मिल रहा है, वहां पर पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा। पता कैसे चलेगा? अरे ऑन द स्पॉट होता है, तुरंत होता है। पता कैसे चलेगा? अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करके देख लेना नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह का कोई थॉट आए। अरे आपकी ब्रेथ हैवी हो जाएगी, आपकी ब्रीदिंग अनइवन हो जाएगी, हैवीनेस आ जाएगी ब्रेथ में। ब्रेथ में हैवीनेस आ जाती है, और माइंड एंड बॉडी एकदम कनेक्टेड एक दूसरे से, उसकी वजह से तुरंत आती है ब्रेथ में हैवीनेस। जैसे ही नेगेटिव थॉट आएगा, नेगेटिव इमोशन आएगा, वैसे ही ब्रेथ में हैवीनेस आएगी। और जो ब्रेथ में हैवीनेस आ रही है, माइंड, पीस ऑफ माइंड खत्म हो चुका है। यही लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट है। यही मान लो आपके दिमाग में केवल ये थॉट आता कि यार मेरे पास बहुत सारे एक्सेस में रिसोर्सेज हैं, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दीज रिसोर्सेज विद द पीपल जिनके पास ये नहीं है, ताकि उनकी लाइफ में भी ग्रोथ और डेवलपमेंट आ पाए। अब इस थॉट के साथ क्या आएगा माय फ्रेंड, समझो।
जब ये थॉट आएगा आपके दिमाग में तो इस थॉट के साथ पैरेलल में ये थॉट्स भी आएंगे, आपके अंदर ह्यूमिलिटी वाली फीलिंग आएगी, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आएगी कि यार मेरे पास एक्सेस में है एंड आई वांट टू शेयर दिस, आपको शेयरिंग वाली फीलिंग आएगी, प्यार वाली फीलिंग आएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। अरे अपने आप में सोच के देखो, ये फीलिंग अंदर से आ रही है आपको कि यार मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे को शेयर करना है लोगों के साथ ताकि उनकी लाइफ में भी डेवलपमेंट हो पाए। ये अपने आप में ही, ये थॉट आना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ पैरेलल में देखो कितनी सारी चीजें आएंगी, आपका मन शांत हो जाएगा। अरे ब्रेथ पे देखना, ब्रेथ को ऑब्जर्व करके देखना, ऐसे थॉट्स आए जब आपका मन शांत हो जाएगा, एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। अरे यही तो रिजल्ट है लॉ ऑफ कर्मा का, दिस इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा कि आपका मन शांत हो गया। तो वो जो मैं अभी इतने टाइम से बोल रहा था कि पॉजिटिव रिजल्ट आता है, नेगेटिव रिजल्ट आता है, पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब क्या है? मेरा मन शांत हो रहा है, पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, दैट इज द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। और जहां मेरा मन अशांत हो रहा है वो नेगेटिव रिजल्ट है लॉ ऑफ कर्मा का। पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट का मतलब ये था माय फ्रेंड वहां पे कि आपका मन शांत और अशांत हो जाता है, और ये आपने फील किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वो चौथा एग्जाम्पल दिया था कि आपने किसी को कुछ मुंह पर तो अच्छा अच्छा बोल रहे हो, सब उसकी तारीफ कर रहे हो, अरे यही तो है जो है, बहुत मीठा बोल रहे हो, मगर अंदर ही अंदर दिमाग में इरिटेटेड हो। अरे तो जब थॉट इरिटेटेड हो, अंदर से इरिटेटेड हो, तो पीस ऑफ माइंड कहाँ है? नहीं है ना पीस ऑफ माइंड, अंदर से तो कहीं ना कहीं आग ही लगी पड़ी है ना, तो लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट तो मिल ही रहा है ना। तो समझो उस चीज को, नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। मान लो मैंने वो एक और एग्जांपल जो दिया था, मैंने स्टूडेंट्स को डांट दिया, ऐसे टीचर्स भी आपको मिलेंगे जो डांटते हुए खुद भी इरिटेट हो रहे होंगे। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं जब डांट रहा होता हूं तो मेरा मन अंदर से कोर एकदम शांत होता है। मैं बाहर बाहर से दिखाने के लिए डांट रहा होता हूं, क्योंकि कई बार गुस्सा दिखाना जरूरी होता है माय फ्रेंड। गुस्सा करने में और गुस्सा दिखाने में डिफरेंस होता है। अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो गुस्सा करने में आपका खुद का पीस ऑफ माइंड भी जा रहा है, और अगर आप गुस्सा दिखा रहे हो तो गुस्सा दिखाना तो एक ऊपर ऊपर से एक एक्शन वाली बात हो गई। गुस्सा दिखाना आपके अंदर के पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं करता, आपके अंदर के कोर को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो आपका लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट एकदम क्लीन और प्योर रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो गुस्सा करना नहीं है कभी भी। अगर कभी जरूरत पड़े तो गुस्सा दिखाना पड़े तो दिखाना जरूरी होता है। सोसाइटी में रह रहे हैं, सबके साथ रह रहे हैं, लोगों को डील करना भी जरूरी है वहां पर। तो कहीं कुछ जगहों पर गुस्सा दिखाना जरूरी होता है, मगर गुस्सा करना कभी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? समझो उस चीज को। जब आप गुस्सा करोगे, अरे तो किसका नुकसान कर रहे हो? समझो, अरे अपने ही तो पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। गुस्सा करोगे तो कोई भी थॉट लाओगे, अरे बोलोगे तो बाद में दूसरे इंसान को, कुछ भी बोलोगे तो बाद में, या कोई एक्शन तो बाद में करोगे। जो भी थॉट लाओगे उससे किसका मन अशांत होगा? आपका खुद का मन अशांत होगा। लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट आपको मिलेगा और वो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, आपका मन अशांत हो जाएगा। लोग ये समझते ही नहीं है। लोग गुस्सा करते रहते हैं, गुस्से में ही रहते हैं। कुछ लोग तो गुस्से में ही रहते हैं। वो ये बात समझ ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि उन्हें बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है, अपनी ब्रेथ के बारे में अवेयर नहीं है, अपनी सेंसेशंस के बारे में अवेयर नहीं है। एंड माय फ्रेंड, जब आपको ये बेसिक अवेयरनेस नहीं होती है तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। तो थिंग इज, इसलिए हमारी ब्रेथ के बारे में अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिंक हो रहा है यहां पे। हमारे बारे में सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में सेल्फ अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए यहां पे, क्योंकि वो ब्रेथ के बारे में अवेयरनेस होगी जब आपको, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आप खुद ही गुस्सा करना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि आप अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अरे आप दूसरे का नुकसान तो बाद में करते हो, आप सबसे पहले अपना ही खुद का नुकसान करते हो, अपने ही मन को अशांत बना लेते हो। क्योंकि जब गुस्सा कर रहे होते हो तो गुस्सा कभी नहीं करना है। गुस्सा दिखाना ठीक है, गुस्सा करना ठीक नहीं है बेटा, ध्यान रखें इस चीज को। कुछ लोग तो और बड़े मतलब बहुत अलग ही लेवल पे जा चुके हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगा तेरे से।
अरे जिंदगी भर बात नहीं करेगा तो जिंदगी भर खुंदस खुद ही पालेगा ना। अरे वो तो भूल भाल जाएगा, वो सामने वाला इंसान तो भूल भाल जाएगा कि क्या किया था उसने। वो तो अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो जाएगा मस्त एकदम लाइफ में। तुम पकड़ के बैठे रहो। अरे तो नुकसान किसका कर रहे हो? खुद का कर रहे हो ना। क्या मतलब निकला फिर? समझो उस चीज को। सिमिलरली कुछ लोग तो और बड़े वाले नमूने आते हैं, नमूने तो नहीं बोला अच्छी, बट थिंग इज अलग ही लेवल पे आते हैं, अलग ही लेवल के आने हुए आते हैं। 7 जन्मों तक माफ नहीं करूंगा तेरे को, ऐसी अबे तो 7 जन्मों तक माफ नहीं करेगा तो अपने आप को तो तड़पाएगा ना, अपनी तो आत्मा को अशांत बनाएगा। उसके थोड़ा ना सामने वाले पर्सन की कुछ फर्क पड़ रहा है। समझो उस चीज को। एसआरओ से भी समझो, अगर आप इस तरह का रिएक्शन या रिस्पॉन्स दोगे तो आप ही अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जब ये सारी चीजें मैं अवेयर बना था, मेरे को गुस्सा आना ही बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि अगर आता भी है तो वो आकर के, जैसे मैंने बताया भी था कि आएगा, सेंसेशंस तो आएंगी, आप उसको देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे और वो जा रहे होंगे उस वाली स्टेज पे जो फर्स्ट डे में अपन एंड में बात करी थी। वही वाली चीज वापस से लिंक हो रही है यहाँ पे। तो उस वाली स्टेज तक पहुंच गया हूं मैं अभी, कि गुस्सा अगर आता भी है तो 3-4 मिनट 5 मिनट और खुद ही रियलाइज हो जाता है यार क्या मतलब है, अपने ही मन को अशांत कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं निकल रहा, छोड़ो, लेट इट गो। क्योंकि किसी और का कोई नुकसान नहीं होता गुस्सा करने में, हमारा अपना खुद का, हम खुद नुकसान कर रहे होते हैं। जिस दिन आपको ये बात अवेयरनेस के लेवल पे समझ में आ जाएगी, अरे ये आपको केवल और केवल ज्ञान है इस चीज का, अवेयरनेस नहीं है इस टाइम पर, इसलिए आप गुस्सा करते हैं। तो थिंग इज, ये बात समझें यहां पे। तो एक क्वेश्चन आता है यहां पे, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है कि सर बातें तो आपकी समझ में आ रही है और ये बात भी समझ में आ रही है क्या इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है? क्योंकि मैंने ये फील भी किया है कि कहीं ना कहीं अगर मैं अपने दिमाग में कुछ नेगेटिव घुमा रहा होता हूं तो इंस्टेंटली मेरे को उसका रिजल्ट मिलता है। तो सर ये एक्शंस का क्या रोल? देखो एक्शंस ये होता है कि एक्शंस जब आप करते हो तो जो भी लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट आया होता है वो इंटेंसिफाई हो जाता है। तो इसलिए एक्शंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वहां पे आप एक्शंस करोगे, मतलब इन द सेंस एक्शंस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका वो इंटेंसिफाई होगा रिजल्ट। तो एक्शंस करना इंपॉर्टेंट है। फिर एक और क्वेश्चन आता है माइंड में, सर ये सब भी चलो ठीक है, आपकी बातें सब समझ में आ रही है, ठीक है, मतलब सब समझ में आ रही है, लिंक भी हो रही है और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की भी है तो समझ में आ रही है, अवेयरनेस में आ रही है। मगर आप तो सर एक सवाल का जवाब दो। मेरे क्लोज एक बहुत इंसान है एंड दैट पर्सन वो डेलिबरेटली सबको गुस्सा कर रहा होता है, खुद इरिटेटेड रहता है, परेशान, और सबको परेशान कर रहा होता है, सबको हर्ट कर रहा होता है सामने, मतलब सबको हर्ट कर रहा है वो इंसान। मगर सर वो तो मुझे बड़ा खुश दिखता है अपने जीवन में। वो इंसान तो सर मुझे बड़ा खुश दिखता है, ये कर के सब, मतलब गंदे तरीके से बोल करके, रूडली बात करके, सब अनशंट इस तरह से करके, सारे नेगेटिव सारे काम करके वो तो बड़ा खुश दिख रहा है मुझे। सर कोई इंसान चोरी कर रहा है उसके बाद भी मेरे को बड़ा खुश दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है सर? उसको लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट नहीं मिल रहा क्या इंस्टेंटली? क्योंकि मैं तो सर हल्का सा भी रूडली बात करूं किसी से तो मेरे तो दिल में धक धक होने लग जाती है और कहीं ना कहीं मेरे तो अंदर से फील होने लग जाता है, हैवीनेस फील होने लगती है और मेरे को तो बुरा लगने लग जाता है कि नहीं यार मैंने कुछ गलत किया है। मगर सर वो सामने वाला इंसान तो कंटिन्यूसली ही सब नेगेटिव एक्शंस कर रहा है और वो गलत, उसके इंटेंशंस भी गलत है, दिखाई दे रहा है मेरे को। क्या उसको लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट नहीं मिल रहा? देखो एक्चुअल में उसको भी लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है। तो आंसर इज उसको भी लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है, बट वो अभी अवेयर ही नहीं है उस बारे में, उसको अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज की। वो एक अलग ही दुनिया में जी रहा है इस टाइम पे, वो एक अलग ही इल्यूजन में जी रहा है। इसी से लिंक होने जाएगा अगला जो मैं सेक्शन में बात करूंगा, फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी, उसी से ये वाली चीज भी लिंक हो जाएगी। तो वो एक अलग ही इल्यूजन में जी रहा है अपने, वो एक अलग ही इल्यूजन में क्योंकि जी रहा है तो उसको मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, अपने ही पैर पे कितना कुल्हाड़ी मार रहा है उसको पता ही नहीं है। तो फिर दिमाग में एक और सवाल आता है, अच्छा चलो ठीक है सर उसको नहीं पता तो कब पता चलेगा ये बताओ फिर, क्योंकि मेरे को तो तुरंत पता चलता है, उसे कब पता चलेगा? क्या लोगों को जनरली क्या होता है कि दूसरा कब समझ में आएगी वो बात की गलत कर रहा है, वो उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है लोगों को। तो सर आप तो ये बताओ कि उसको कब पता चलेगा। इसका आंसर भी मैं आज डे 3 के एंड में दे दूंगा, मतलब कि अगले सेक्शन के एंड में दे दूंगा कि उसको कब पता चलेगा। बट मैं जब तक ये इल्यूजन टू रियलिटी वाली चीज नहीं समझा देता तब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी एक्चुअल में जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो पहले आज हम पहले इल्यूजन टू रियलिटी वाले सेक्शन को समझेंगे, उसके बाद मैं इसका भी आंसर दूंगा कि अगर वो सामने वाला पर्सन अभी अवेयर नहीं है उस चीज के बारे में कि वो कितना गलत कर रहा है आपके साथ या लोगों के साथ,
तो उसको उसका रिजल्ट मिल तो रहा है बट उसको अवेयरनेस नहीं है उस चीज की, तो मगर उसको अवेयरनेस कब आएगी उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। आज ही बात करूंगा, आज वाले सेक्शन में बात करूंगा, उसके एंड में, इल्यूजन टू रियलिटी के एंड में। तो ये हो गया एक मोटा मोटा अपने को आइडिया लग रहा है कि यार लॉ ऑफ कर्मा होता क्या है। अब ये लॉ ऑफ कर्मा के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिंक करने जा रहा हूं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिंक करने जा रहा हूं, और काफी ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा मैं इस लॉ ऑफ कर्मा के, और इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आएंगी और लिंक भी होंगी और बहुत सारी चीजें समझ में भी आएंगी। तो बहुत ध्यान से सुनना है इस वाले पार्ट को। तो अगले 10 से 15 मिनट बहुत ध्यान से समझें और सुने इसको। बहुत डेप्थ में जा रहा हूं और मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक ही एग्जांपल के थ्रू 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स को लिंक करूंगा। कौन से 4 एस्पेक्ट्स को लिंक करूंगा? 4 एस्पेक्ट्स को ये लिंक करूंगा, दैट इज, पहला इज योर सेल्फ अवेयरनेस, या लॉ ऑफ कर्मा का जो एस्पेक्ट अपन ने बात करी, सेल्फ अवेयरनेस या लॉ ऑफ कर्मा के एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा सबसे पहले। दूसरा मैं लिंक करूंगा इसमें योर मतलब जो इंटेलिजेंस होती है, नॉलेज होती है, बुद्धि होती है, जिसको आप बोलते हो किताबी ज्ञान जो होता है कुल मिलाकर के, या आप ऐसे बोल लो कि इंटेलेक्चुअली आप कितने साउंड हो, कितना आपको नॉलेज है। तो बुक्स से जो आपने ली है, आपकी अपब्रिंगिंग के दौरान जो आपको दी गई है नॉलेज इंटेलिजेंस वाला एस्पेक्ट, इसको लिंक करूंगा। तो फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस या लॉ ऑफ कर्मा वाला एस्पेक्ट, सेकेंड इज नॉलेज या ऐसा बोल लो कि एजुकेशन वाला, मतलब नॉलेज या जो इंटेलिजेंस वाला एस्पेक्ट है वो। तीसरा एस्पेक्ट जो लिंक करूंगा दैट इज योर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, और चौथा एस्पेक्ट जो लिंक करूंगा इसी चीज से दैट इज योर लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। जो 4 चीजों को लिंक करने जा रहा हूं एक ही एग्जांपल के थ्रू, बहुत ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ कर्मा या सेल्फ अवेयरनेस वाला एस्पेक्ट, इंटेलिजेंस या नॉलेज वाली चीज, तीसरा इज एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, एंड चौथा इज लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। चारों चीजों को एक ही एग्जांपल से लिंक करने जा रहा हूं और काफी डेप्थ में जाने जा रहा हूं लॉ ऑफ कर्मा के। बहुत ध्यान से सुने, इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि सर मुझे पता तो है कि मेरे लिए सही क्या है, बट मैं उसको बहुत टाइम तक कर नहीं पाता हूं या कर नहीं पाती हूं। सर मुझे पता तो है कि सिगरेट मेरे लिए अच्छी नहीं है, बट मैं उस एडिक्शन को छोड़ नहीं पा रहा हूं। एडिक्शंस को लोग क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, उसका आंसर भी आपको इसी के थ्रू मिलेगा, इसी एग्जांपल के थ्रू मिलेगा। बहुत ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से सुने। अब होता क्या है माय फ्रेंड, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं अपने किसी दोस्त के घर पे गया और मुझे यहां पर कुछ वैल्यूएबल सी चीज मिली, ऐसे रैंडम सी कुछ वैल्यूएबल सी चीज दिखाई दी उसके घर पे, और उस वैल्यूएबल सी चीज को देख के मान लो कि मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार इसको चुरा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको चुरा लेते हैं, इस तरह का एक थॉट आया मेरे दिमाग में उस वैल्यूएबल चीज को देख करके, ये थॉट आया। अब होगा क्या, अगर आप बारीकी से अपने ऑब्जर्व करोगे, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे, तो वहां पर होगा क्या, आपको दिमाग में जैसे ये थॉट आएगा कि यार इसको चुरा लेते हैं, तो आपके दिमाग में पैरेलल में एक और थॉट आएगा कि नहीं, ऐसा करना गलत है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पे हो सकता है कि हमारी रिलेशन खराब हो जाए, मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो जाए, या हो सकता है ऐसा डर भी आया आपके दिमाग में कि अरे यार अगर मैंने ऐसा कुछ किया और अगर मैं पकड़ा गया तो हो सकता है कि वो मेरे को जेल भी भेज दे, हमारा रिलेशन तो खराब होएगा, वो तो ठीक है, जेल भी भेज दे। तो यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही आपके दिमाग में वो थॉट आया कि यार इसको चुरा लेते हैं, तो पैरेलल में कई सारे थॉट्स और आने लग गए कि नहीं यार ऐसा करना गलत है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा करा तो हो सकता है कि हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाए, हमारा फ्रेंडशिप खत्म हो जाए, या फिर हो सकता है मुझे जेल भी भेज दे। वो इस तरह के थॉट्स आने लग जाएंगे पैरेलल में। अब बारीकी समझना इस चीज को कि यहां एक थॉट आया और दूसरा थॉट उसके पैरेलल में आया, और यहां पर थॉट डिफेंडिंग अ थॉट वाला सिस्टम हुआ। एक थॉट दूसरे थॉट के साथ लड़ाई कर रहा था, डिफेंड कर रहा था, एक दूसरे को डिफेंड कर रहे थे, दोनों थॉट्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। अब जब एक थॉट और दूसरा थॉट लड़ रहा है, तो जीत किसी भी थॉट की हो सकती है। हो सकता है कि ये जो चोरी करने वाला थॉट आया था ये जीत जाता और मैं उस चीज को चुरा लेता, पॉसिबल है। हो सकता है कि ये जो दूसरा थॉट आया था डर वाला कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर जो एक मॉरल वैल्यूज वाला एक थॉट आया था कि नहीं ये मॉरली गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, वो जीत जाता और ये दूसरा वाला सप्रेस होकर के वहां पे बैठ जाता, और कुल मिलाकर के मैं वहां पर उस चीज को नहीं चुराता। यही 2 केस बन सकते थे। दोनों केसेस को बारीकी से डिस्कस करते हैं। देखो, अगर ये थॉट जीत गया और मैंने वो नहीं चुराया तो बात वहीं पे खत्म हो गई।
मगर मान लो ये दूसरा वाला थॉट जीता कि मैंने उसको चुराना है, और मैंने अगर चुरा लिया, उस पर एक्शन ले लिया, उस थॉट के ऊपर मैंने एक्शन अगर ले लिया, तो अब क्या होने वाला है? अब वापस से दो चीजें हो सकती है भाई। पहली चीज तो हो सकता है नहीं पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो खत्म हो गई वहीं पे बात। दूसरी चीज क्या हो सकती है? हो सकता है कि मैं पकड़ा जाऊं। अब पकड़ा गया मैं अगर, तो वहां पर क्या होने वाला है, बारीकी से नोटिस करो। अगर मैं वहां पर पकड़ा गया और मान लो मेरे को वहां पर वो पूरा केस वेस हो गया, केस वेस ठोक दिया, और केस वेस ठोक के मान लेते हैं एक बार के लिए मेरे को 3 साल की जेल हो गई। अब मैं 3 साल की जेल में बैठ करके अब मैं ये सारी चीजें सोच रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं बैठ करके कि अच्छा कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मैं एनालाइज कर रहा हूं, बारीकी से नोटिस करना उस चीज को। तो बहुत ध्यान से सोच के देखो कि जब मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि यार इसको चुरा लेते हैं, तो उसके पैरेलल में जो एक और थॉट आया कि नहीं ये गलत है, मॉरली गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आया ही क्यों? सोच के देखो ये आया ही क्यों? 3 साल जेल में बैठे ना, सोचना तो पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचो क्यों ये आया ही क्यों थॉट एक्चुअल में। बारीकी से नोटिस करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी क्योंकि बचपन में आपने वो मॉरल साइंस की किताबें पढ़ी थी, वो मॉरल साइंस की किताबें पढ़ी थी, उसमें आपने ऐसे कहानियां पढ़ी थी। उस टाइम समझ में नहीं आता कि वो मॉरल साइंस पढ़ा क्यों रहे, बट एक्चुअल में जब वो पढ़ी थी तो आपके अंदर उस तरह का इनपुट गया था, क्योंकि उस टाइम पे उस तरह का इनपुट गया था। साथ ही साथ में ड्यूरिंग योर अपब्रिंगिंग आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर कुछ इनपुट डाले हैं, आपके पेरेंट्स ने, आपके घर वालों ने आपके अंदर कुछ इनपुट डाले हैं, कुछ नॉलेज फीड करी है, कुछ इंटेलिजेंस आपको दी है। तो जो दो एस्पेक्ट्स के मैंने बारे में लिंक कर रहा हूं, मैं दोनों एस्पेक्ट्स को एक साथ लिंक कर रहा हूं, तो जो नॉलेज इंटेलिजेंस आपको मिली हुई है, जो सेकंड वाला एस्पेक्ट बोला था मैंने, और जो थर्ड वाला एस्पेक्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के नॉलेज या इंटेलिजेंस जो आपको मिली हुई है, या जो एजुकेशन मिली हुई है आपको, उसकी वजह से ये थॉट आया। सोच के देखो, अगर बचपन में किसी बच्चे के दिमाग में इस तरह की इनपुट्स डाले ही नहीं जाए, अगर उस तरह का इनपुट ही ना डाला जाए, उसको पता ही नहीं है कि ये गलत है, चुराना गलत है इस तरह से, अगर उसके दिमाग में उस तरह के इनपुट्स ही ना डाले जाएं, तो क्या उसको ये थॉट कभी आएगा? नहीं माय फ्रेंड, कभी नहीं आएगा उसको ये थॉट कभी आएगा ही नहीं। क्यों? मान लो बचपन से एक बच्चे को सिखाया गया है चोरी करना सही है, चोरी करना है, मतलब इन द सेंस ये उठाना सही है, और ये उठा करके हम इस तरह से चीजें इधर उधर ले जाते हैं। ये उसको बचपन से उसके दिमाग में इनपुट डाला गया है, ये फीड करा गया है उसके दिमाग में। तो क्या आपको लगता है कि जब उसके दिमाग में थॉट आएगा कि यार इसको चुरा लेते हैं, कुछ वैल्यूएबल सा लग रहा है, तो कोई डिफेंड करने के लिए एक और थॉट आएगा वहां पे? कुछ नहीं आने वाला। तो ये डिफेंड करने वाला थॉट आया है क्यों था? बिकॉज हमें अपब्रिंगिंग के दौरान इस तरह की नॉलेज इंटेलिजेंस दी गई है। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया ने वो मॉरल साइंस की किताबें पढ़ा करके 6th 7th 8th क्लास में वो मॉरल वैल्यूज हमारे अंदर फीड करी हैं, इनपुट में गया है वो चीज। तो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया यहां पर लिंक हो जाता है इस तरह से, इस एग्जांपल से। अच्छा, फिर लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया कैसे लिंक हुआ? अब क्या हुआ कि भाई एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया अगर कहीं फेल हो जाए, अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाए, पेरेंट्स वगैरह कहीं फेल हो जाए, अपना काम नहीं कर पाए, और ये थॉट आए और वो डिफेंड करने वाला थॉट नहीं आए, और अगर मैं चुरा लूं उस चीज को, तो फिर लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया प्ले में आता है। फिर लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है वहां पर कि अच्छा तुमने उस चीज को जब चुराया, तो लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया भी इंश्योर करेगा कि 3 साल तुम्हें जेल में रख करके वहां पर तुम्हें सिखाएगा कि सही चीज क्या है। वो इनपुट्स जो बचपन में नहीं जा पाए, अब वो डालने की कोशिश करेगा। जेल्स में ऐसे प्रोग्राम्स भी चल रहे होते हैं, अगर आप बारीकी से जाकर नेट वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको इस तरह का मिलेगा भी सही कि जेल्स वगैरह में इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। लाइब्रेरीज होती है जेल में, जहां पर जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कुल मिलाकर आप मतलब नहीं, मतलब जो भी ये पकड़े गए हैं, कुल मिलाकर के जो भी चोर हैं पकड़े गए, या फिर जिसने भी कुछ इस तरह का काम किया है वो पकड़ा गया है, जेल में गया है, तो वहां पर जाकर के वो सारी चीजें, वो प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, वो सीखते हैं वहां पर सही तरीका क्या है लाइफ को जीने का, ताकि बेसिकली लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया ये इंश्योर करके रखता है वहां पे कि 3 साल बाद जब मैं जेल से बाहर निकलूं और मेरे दिमाग में अगर वापस से ऐसा कोई थॉट आए कि यार इसको चुरा लेते हैं, तो वो जो डिफेंड करने वाला थॉट हो वो इतना स्ट्रांग हो कि नहीं भैया नहीं करना है वो काम। तो उस तरह का इनपुट डाल दिया जाता है डिटेल में, अच्छे से इनपुट आपके दिमाग में डाल दिया जाता है जेल में। तो लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया यहां पे प्ले में आता है, और आप छूट गए 3 साल बाद, खत्म हो गया बात वहां पे। अब बारीकी से नोटिस करो इस पूरे एग्जाम्पल में
मैंने सारे पॉसिबल केसेस डिस्कस कर लिए हैं, मगर अभी भी मैंने सेल्फ अवेयरनेस या लॉ ऑफ कर्म वाले एस्पेक्ट को लिंक नहीं किया है इस एग्जांपल से। सारे केसेस कैसे डिस्कस कर लिए सर आपने? भाई सब कुछ डिस्कस कर लिया। थॉट आया, थॉट ने डिफेंड किया, या तो मैंने किया होगा चोरी या नहीं करी होगी, नहीं करी होगी तो ठीक है, करी होगी तो भाई जेल हो सकती है, या फिर पकड़ा नहीं गया होगा। जेल हो गई तो भाई लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया प्ले में आया। फिर वहां पे जाके बैठ के सोचा भी था तो समझ में आया कि भाई कुल मिला के एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया फेल हो गया था, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग और वो जो इंटेलिजेंस और नॉलेज देने वाली चीज थी वो भी फेल हो गई थी, इसलिए वो चीज हुई वहां पे। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जब समझ में आई तो बारीकी से नोटिस करो, मैंने यहां पर कहीं पर भी सेल्फ अवेयरनेस या लॉ ऑफ कर्मा का एस्पेक्ट को लिंक नहीं किया है। अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं उसको भी लिंक करने जा रहा हूं। अब मैं सेल्फ अवेयरनेस या लॉ ऑफ कर्मा वाले एस्पेक्ट को लिंक करने जा रहा हूं यहां पे। मान लो मुझे किसी भी तरह का कोई किताबी ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे नहीं पता कि चोरी करना गलत है, मुझे नहीं पता, मॉरल साइंस की किताबें मैंने नहीं पढ़ी, कुछ नहीं है, बट बस मुझे जो ज्ञान है वो किस चीज का है, मुझे केवल और केवल सेल्फ अवेयरनेस के बारे में और लॉ ऑफ कर्मा के बारे में आइडिया है। मुझे पता है कि अगर मेरे दिमाग में कोई भी थॉट आता है तो उसके हिसाब से मेरी ब्रीदिंग पे इफेक्ट आता है। मैं अपनी ब्रेथ के बारे में अवेयर हूं, और मैं ये जानता हूं कि अगर उस थॉट की वजह से मेरी ब्रेथ पे हेवीनेस आ रही है और कहीं ना कहीं मेरा मन अशांत हो रहा है, तो मुझे कुल मिलाकर के उस थॉट पे एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैंने एक्शन लिया तो वो हेवीनेस और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के मुझे बस इतना सा ज्ञान है। तो क्या हुआ कि जैसे मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार इसको चुरा लेते हैं, तो मैंने कहा सेल्फ अवेयरनेस को उठाओ। सेल्फ अवेयरनेस रहते वक्त मैंने देखा कि अच्छा मेरे माइंड में किस तरह की जो थॉट आया, उसके बाद मेरे बॉडी में किस तरह की सेंसेशंस हो रही हैं, मेरी ब्रीदिंग कैसे चल रही है, मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया वहां पे सेल्फ अवेयर रहते हुए। और मैंने ऐसा पाया कि नहीं यार, ये थॉट आते ही मेरी ब्रीदिंग हैवी हो रही है, और क्योंकि ये ब्रीदिंग हैवी हो रही थी और मेरी मन की शांति भंग हो रही थी वहां पर, तो मैंने क्या किया, उस थॉट को सिंपली सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू बोल दिया कि नहीं भाई, इस पे एक्शन नहीं लेना है, बिकॉज ये मेरे मन को अशांत करता है। एज सिंपल एज दैट। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक थॉट था और दूसरी सेल्फ अवेयरनेस थी। पिछली बार एक थॉट था और दूसरा भी थॉट था। जब एक थॉट और एक थॉट भिड़ते हैं तो कोई सा भी थॉट जीत सकता है, मगर माय फ्रेंड, जब एक थॉट और सेल्फ अवेयरनेस भिड़ते हैं तो हमेशा जीत किसकी होती है? सेल्फ अवेयरनेस की होती है। तो हमेशा जीत सेल्फ अवेयरनेस की होती है, इसलिए मैंने वहीं पर उस चीज को ड्रॉप कर दिया, खत्म। तो कुल मिलाकर के हुआ क्या यहां पर कि मेरे को एक थॉट आया कि अच्छा चुरा लेते हैं, और मैंने अपने सेल्फ अवेयर रहते हुए अपने आप को देखा, तो मैंने कहा कि भाई ये नहीं है, तो मेरा मन को अशांत कर रहा है, मैंने वहीं पर उसको ड्रॉप कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। खत्म हो गया वहीं पे वो चीज। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, एक थॉट और एक थॉट में कोई सा भी थॉट जीत सकता है, मगर एक थॉट और सेल्फ अवेयरनेस में हमेशा सेल्फ अवेयरनेस जीतेगी। यहीं पे लोगों को एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा डेप्थ में जब सोचोगे, काफी डेप्थ में सोचोगे, चाहो तो यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज कर लेना और आराम से सोच लेना, थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेना इस चीज को, या फिर वापस से देख लेना इस पूरे वीडियो को। एक क्वेश्चन आता है, बहुत डेप्थ में जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, खींच करके लेके आ रहा हूं, बहुत डेप्थ में लेके जा रहा हूं। एक क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से सोचोगे तो क्वेश्चन ही आता है कि सर ठीक है, सारी बातें थोड़ी मतलब समझ में तो आ रही है, थोड़ा कुछ चीजें ऊपर से जा रही है, मगर ठीक है वापस से देखेंगे तो समझ में आएंगी चीजें। बट एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब आपको नॉलेज ही नहीं है, इंटेलिजेंस ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो जब ये थॉट अगर आएगा भी सही कि यार इसको चुरा लेते हैं, इस चीज को चुरा लेते हैं, इस तरह का थॉट आएगा भी सही, अगर सर आपका मन अशांत होएगा ही क्यों? क्योंकि आपको सही गलत का तो पता ही नहीं है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि सही क्या है गलत क्या है ये बात उन्हें पता है ऑलरेडी, और फिर भी वो गलत कर रहे हैं, इसलिए उनका मन अशांत होता है। वापस से बोल रहा हूं, लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का ज्ञान है, नॉलेज है, इंटेलिजेंस है कि क्या सही और क्या गलत है, और फिर भी वो गलत कर रहे हैं, इसलिए उनका मन अशांत होता है। लोगों को ऐसा लगता है। माय फ्रेंड, ऐसा नहीं है। इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी बात। एनालॉगस एग्जांपल देता हूं। एक छोटा बच्चा है, उसको अभी नहीं पता, उसको नॉलेज नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है कि आग जलाती है।
आग में हाथ डालो तो हाथ जल जाता है, उसको नहीं पता, उसको नॉलेज नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो क्या वो भी आग में हाथ डाल देगा तो उसका हाथ नहीं जलेगा? अरे जलेगा। आग का धर्म है जलाना। वैसे ही जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, इनका धर्म है आपके मन को अशांत बनाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ऑलरेडी उस चीज की नॉलेज है या नहीं है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि अगर मेरे को पता नहीं होगा कि आग जलाती है तो मैं आग में हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा ना होता। आग का धर्म है जलाना, तो हाथ डालोगे तो जलेगा हाथ। नेचर का लॉ है। आपको क्या पता है नहीं पता, उससे नेचर को फर्क नहीं पड़ता। नेचर का लॉ है, आग में हाथ डालोगे आग जलेगा, हाथ जलेगा। नेचर का लॉ है, किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट लाओगे दिमाग में, किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी लाओगे, किसी भी तरह की गिल्ट, रिग्रेट, कुछ भी लाओगे, मन अशांत हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या ऑलरेडी पता था। तो कुल मिलाकर के सेल्फ अवेयरनेस इतना स्ट्रॉन्ग टूल है कि कुल मिलाकर के अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो यू कैन डिफेंड दिस थॉट। केवल नॉलेज या इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होता माय फ्रेंड। केवल या नॉलेज या इंटेलिजेंस जिसको भी है, उसके तो एक थॉट आएगा, दूसरा थॉट आएगा, दोनों एक दूसरे को डिफेंड करेंगे। कौन जीते कौन ना जीते कोई भरोसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के ध्यान से समझो इस चीज को, ध्यान से समझो इस चीज को, इस बात को समझो कि यहां पर सेल्फ अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने जो डे 2 में भी आपको इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस करने के लिए बोले थे, स्लीप में, एक्सरसाइज में, फूड इनटेक में, वाटर इनटेक में, ये मैंने कोई किताबी ज्ञान, नॉलेज, इंटेलिजेंस नहीं बांटी थी। ये मैंने पहले सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि किस तरह की सेंसेशन होती है मेरे को ऐसा ऐसा करने पे, और फिर उसको मैंने नॉलेज या इंटेलिजेंस से लिंक किया था। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरा का पूरा सेल्फ अवेयरनेस पर डिपेंडेंट हो जाओ। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा नॉलेज या इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट हो जाओ। ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो सेल्फ अवेयर रहो और साथ साथ में ये सेंसेशंस ऐसे ऐसे क्यों हो रही हैं उसके बारे में नॉलेज भी गेन करते रहो। स्क्रिप्चर्स पढ़ो, किताबें पढ़ो, उसके थ्रू नॉलेज आएगी। आपने ऐसे बहुत सारे ज्ञानी अपने आसपास देखे होंगे, ज्ञान के भंडार हैं, बाबा हैं, पंडित हैं, बाबा पंडित, आपके एल्डर्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको भंडारा है ज्ञान का। अरे कई तो ऐसे भी होंगे, मेरे घर में मैंने देखा, गीता के एक एक श्लोक रटे हुए पड़े हुए हैं। ऐसे पंडित हैं जो एक एक श्लोक, वेदों का वेद, पूरा एक एक वेद का एक एक चीज रटी हुई पड़ी हुई, एकदम कंठस्थ। मगर दो बातें ऐसे लोगों को क्या बोल दो, इतनी तेज गुस्से में आ जाते हैं। तो माय फ्रेंड, उस ज्ञान का, उस नॉलेज का, उस इंटेलिजेंस का क्या काम पड़ा? फिर क्या फायदा हुआ? अरे दो बातें बोल दी, आपको गुस्सा आ गया, क्या मतलब निकल रहा है उसका? तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है अगर वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है वहां पे। तो लोग पूछते हैं कि सर मेरे को ये तो ज्ञान है, ये तो मुझे पता है कि सिगरेट मेरे लिए अच्छी नहीं है, मगर मैं छोड़ नहीं पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि तुझे केवल ये मालूम है, तेरे को केवल ज्ञान है, इस चीज का नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, मगर तेरे को सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस जिस दिन आ जाएगी तो उस चीज को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि तेरे दिमाग में जैसे ही वो थॉट आएगा कि यार ये सिगरेट पीनी है, तो तेरे दिमाग में सेल्फ अवेयरनेस से तू उसको डिफेंड करेगा। यहां थॉट डिफेंडिंग का थॉट में तो कोई सा भी जीत सकता है ना। अरे यार मजा आ रहा है सिगरेट पीने में, छोड़ो छोड़ो, मजा करेंगे, खत्म। मगर सेल्फ अवेयरनेस से जब भी डिफेंड करोगे तो वो चीज खत्म होगी वहां पे। एडिक्शंस को खत्म करने का यही तरीका होता है माय फ्रेंड। सेल्फ अवेयरनेस जब आपको होगी तो एडिक्शंस धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म होंगे। इस तरह के जो आपके लिए हानिकारक हैं, जो आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए हानिकारक हैं, लोगों को पता ही नहीं है कितना हानि कर रही है वो एक सिगरेट कितना हानि कर रही है। उन्हें वो मानते हैं उस बात को, वो मानते हैं उस बात को कि हां ये हमारे लिए हानिकारक है, वो जानते नहीं है। मानना एक अलग बात होती है, जानना एक अलग बात होती है माय फ्रेंड। मानने का मतलब ये होता है कि किसी का कहा आपने मान लिया।
जानना यह होता है कि अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको जाना, केवल माना नहीं। तो मानने से नहीं होगा, जानने से होगा। तो मानो मत, जानो। जब जानोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल ग्रो इन लाइफ। एंड दैट इज द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कि सर हम बहुत हमें पता तो है हमारे लिए सही क्या है, हम बहुत टाइम तक कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? सेल्फ अवेयर नहीं हो। सेल्फ अवेयर बनोगे ऑटोमेटिकली अंदर से आएगी निकल के, यार नहीं करना है वो काम, या फिर करना है वो काम, अच्छा है तो, और नहीं अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए अच्छा नहीं है तो नहीं करना है, ड्रॉप कर देना है उस चीज को। सेल्फ अवेयरनेस से डिफेंड करो उस चीज को। तो बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड। तो यहां पे लॉ ऑफ कर्मा एक बार के लिए थोड़ा सा मैंने समराइज, मतलब इन द सेंस आपको हल्का सा एक अंडरस्टैंडिंग दी है लॉ ऑफ कर्मा की। आई होप थोड़ी सी चीज समझ में आई होंगी, मगर इसको 2-3 बार देखना इस वाले सेशन को, तो पूरी तरह से अंदर दिमाग में बैठेगा अच्छे से। तो इस तरह से अपन ने देखा लॉ ऑफ कर्मा के 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी, और यहां पे मैं समराइज करके अगले सेक्शन पे फिर आगे बढ़ेंगे अपन। वो अगले सेक्शन में, अगले पार्ट में बात करेंगे, दैट इज इल्यूजन टू रियलिटी। डे 3 का अगला सेक्शन पे जाएंगे फिर। तो यहां पर अपने मोटा मोटा क्या बात करी? पहले तो लॉ ऑफ कर्मा लगता कहां है? एसआरओ, सिचुएशंस प्लस योर रिएक्शन या रिस्पांस इज इक्वल टू आउटकम। सिचुएशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे ही रिएक्शन या रिस्पांस पे आपका लॉ ऑफ कर्मा लगता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। दूसरा पॉइंट अपन ने देखा कि लॉ ऑफ कर्मा केवल अपने थॉट्स या इंटेंशंस पे लगता है, वो एक्शंस पे नहीं लगता। एक्शंस डू नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द थॉट बिहाइंड दैट पर्टिकुलर एक्शन। तीसरी चीज अपन ने देखी, टाइम एस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा तुरंत मिलता है, लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट तुरंत मिलता है। और एक और चीज जो लास्ट में एक एग्जांपल के थ्रू समझी, वो ये समझी कि सेल्फ अवेयरनेस या लॉ ऑफ कर्मा की अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में नॉलेज या इंटेलिजेंस के। तो इसको वापस से जरूर देखें, क्योंकि एक बार में हो सकता है समझ में ना आया हो पूरा सेशन जो है। बाकी इस सेक्शन को मैं यहां पर एंड कर रहा हूं, लॉ ऑफ कर्मा वाले पार्ट को एक बार के लिए यहां पे एंड कर रहा हूं। और जो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसका आंसर मैं इल्यूजन टू रियलिटी वाले सेक्शन में ही दूंगा। क्या क्वेश्चन छोड़ा है कि अच्छा वो सामने वाले इंसान को उसका रिजल्ट कब मिलेगा कुल मिला करके, अगर उसने अभी कर्म करे मगर उसको अभी अवेयरनेस नहीं है कि वो कितना गलत कर रहा है, तो उसको कब उसका अवेयरनेस आएगी, कब उसको रिजल्ट मिलेगा कुल मिलाकर के लॉ ऑफ कर्मा का रिजल्ट तो अभी मिल रहा है, बट उसको पता कैसे चलेगा, कब चलेगा, क्योंकि यार वो कितना ज्यादा लोगों को इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है उस तरह से। तो उसका आंसर मैं नेक्स्ट सेक्शन में दूंगा। तो लॉ ऑफ कर्मा वाले सेक्शन को यहां पे अपन एंड करते हैं, एंड अगले सेक्शन में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी। जय श्री कृष्ण जी।